दोस्तों नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, जोहार। रोहित सर के ये जो आपका YouTube प्लेटफॉर्म है झार पाठशाला, इस पे आप सभी साथियों का स्वागत है। जैसा कि रोहित सर ने आपको बताया होगा कि बहुत जल्द उनके प्लेटफॉर्म पे जीके जीएस की एंट्री होने वाली है और जीके जीएस के लिए आपके साथ आपके इस सफ़र में हम सफ़र रहूँगा मैं। सबसे पहले मैं अपने बारे में थोड़ा सा परिचय आपको दे दूं। ऐसे तो रोहित सर ने आपको बताया ही होगा। मेरा नाम अमित सौरभ है और वर्तमान में मैं एक भारत सरकार के सरकारी संस्थान में कार्यरत हूँ, एसएससी सीजीएल की परीक्षा उत्तीर्ण कर। इसके अलावा मैंने 5वीं और 7वीं से 10वीं जेपीएससी का इंटरव्यू भी दिया है। जहाँ तक सीजीएल परीक्षा की बात है दोस्तों, तो सीजीएल झारखंड में अब तक सीजीएल की बोला जाए तो 3 परीक्षाएं हो चुकी हैं। तीसरी तो यही है, क्योंकि तीसरी परीक्षा जब हुई थी तो उसका प्रारंभिक परिणाम आने के बाद जो है वो परीक्षा को रद्द कर दिया गया था, तो उसको जोड़ लिया जाए तो 3 परीक्षाएं हो चुकी है। तीनों बार मेरा परीक्षा में जो है प्रारंभिक परीक्षा में रिजल्ट हुआ था। 2 बार मैंने मेंस दिया, तीसरी बार तो खैर मेंस देने का मौका नहीं मिला। ठीक है, तो इस नाते इस परीक्षा को लेके मेरा एक अनुभव है और उस अनुभव के आधार पर मैं आपके सामने चीज़ों को रखूँगा। दोस्तों, अगर हम लोग झारखंड के सिलेबस की बात करें तो झारखंड परीक्षा का जो सीजीएल का पेपर 3 का जो सिलेबस है, उस सिलेबस में अगर हम बात करें तो दोस्तों उस सिलेबस में आपका कुल 150 अंक के प्रश्न आएंगे। 150 प्रश्न रहेंगे, 3-3 अंक के, यानी कुल 450 अंकों की परीक्षा होगी। प्रश्न रहेंगे 150। इन 150 प्रश्नों में दोस्तों जो 30 प्रश्न होंगे वो आपका होंगे जीके और जीएस सेक्शन से। और मैं यूट्यूब के इस सेशन के माध्यम से आज आपके सामने यही 30 अंकों के जीके जीएस के सिलेबस को डिस्कस करूंगा। दोस्तों कहा जाता है कि किसी भी चीज़ की शुरुआत करने से पहले, अगर कोई भी चीज़ आप शुरू करना चाहते हैं, किसी भी चीज़ की, किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं, तो सबसे पहला जो उसका मूल मंत्र है वो यह है कि आप जो है सिलेबस को ध्यान से, जो आपका सिलेबस है उसको ध्यान से देखें, उसके एक एक चीज़ों को समझें। दोस्तों आज का हमारा ये जो सेशन है वो सिलेबस पर ही आधारित होगा। मैं आपके सामने झारखंड सीजीएल के 30 अंकों के सिलेबस की चर्चा करूंगा। और दोस्तों मेरा ये विश्वास है कि ये सिलेबस का अध्ययन करने के बाद, सिलेबस का गहन अध्ययन करने के बाद काफ़ी हद तक चीज़ें आपकी क्लियर होगी कि किस डायरेक्शन में आपको अपनी तैयारी को करना है। क्योंकि दोस्तों समय काफ़ी कम है। आज मेरे ख्याल से 1 माह का समय बचा है। अगर परीक्षा की तिथि नहीं बढ़ी तो 1 माह का समय आपके पास है और 1 माह में हम चीज़ों को कैसे कवर करेंगे इसके बारे में मैं भी चर्चा करूंगा। तो पहले मैं बात करता हूं दोस्तों सिलेबस की। जैसा कि आप बोर्ड पे देख रहे होंगे, आपका हेडिंग है झारखंड सीजीएल सिलेबस फॉर जीके एंड जीएस। ठीक है, झारखंड एसएलसी, झारखंड सीजीएल सिलेबस फॉर एसएससी एंड झारखंड सीजीएल सिलेबस फॉर जीके एंड जीएस। सॉरी दोस्तों, देखिए पहली लाइन इसमें, ये बिल्कुल मैंने जो है झारखंड सीजीएल का जो सिलेबस आया है वहीं से लाइन उठाई है ये। ठीक है, इसमें प्रश्नों का उद्देश्य अभ्यर्थी की सामान्य जानकारी, ठीक है, सामान्य जानकारी, थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता हूं ताकि अच्छा रहे, सामान्य जानकारी तथा समाज में उनके अनुप्रयोग के संबंध में उसकी योग्यता की जांच करना होगा।
यानी कि ऐसा नहीं कि यहाँ पे आपसे पीएचडी लाइक जो है नॉलेज खोजा जा रहा है। आपके पास एक सामान्य जानकारी होनी चाहिए और समाज में किस प्रकार आप उस जानकारी का अनुप्रयोग करेंगे, क्योंकि दोस्तों परीक्षा पास करने के बाद कहीं ना कहीं आप किसी भी परीक्षा को अगर पास करते हैं और सरकारी सेवक बनते हैं तो आप सरकारी सेवा में जाने के बाद अपने ज्ञान, अपने अनुभव का प्रयोग समाज की बेहतरी के लिए करते हैं। तो जो आपका ज्ञान है वो समाज के लिए किस प्रकार से अनुप्रयोग होगा, उसकी योग्यता की जांच करना है। उसके बाद क्या है, वर्तमान घटनाओं और दिन प्रतिदिन घटनाओं का सूक्ष्म अवलोकन। जो वर्तमान में घटनाएं घटित हो रही हैं दिन प्रतिदिन, राष्ट्रीय महत्व की, अंतर्राष्ट्रीय महत्व की, राज्य महत्व की, जो भी घटनाएं घटित हो रही है उसका आपको सूक्ष्म अवलोकन करना है। यानी यहाँ पर जो प्रश्न होंगे वो गंभीर प्रश्न होंगे, प्रश्न अंदर से पूछे जाएंगे। यानी करंट अफेयर के प्रश्नों पर आपको विशेष फोकस करने की जरूरत है दोस्तों, ठीक है। इसके बाद उनके प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण जैसे मामलों की जानकारी, जिससे कि किसी भी शिक्षित व्यक्ति से अपेक्षा की जाती है, ठीक है, जिससे कि किसी भी शिक्षित व्यक्ति से अपेक्षा की जाती है, ठीक है, अपेक्षा की जाती है। यानी कि आपसे अपेक्षा की जा रही है कि आप जो हैं एक ग्रेजुएट व्यक्ति हैं और आपसे यह अपेक्षा की जा रही है कि आपको अपने आसपास की घटनाओं को, दिन प्रतिदिन की घटनाओं की बेहतर जानकारी है, ठीक है। ये आपके सिलेबस का पहला ऊपर में लिखा हुआ हिस्सा है, ठीक है। इसके बाद देखिए दोस्तों क्या लिखा हुआ है, इसमें झारखंड भारत और पड़ोसी देशों के संबंध में विशेष रूप से यथासंभव प्रश्न पूछे जा सकते हैं। यानी कि आपका झारखंड के बारे में जो वर्तमान घटनाक्रम हो रहा है उससे प्रश्न पूछा जा सकता है। भारत और पड़ोसी देशों का क्या संबंध है उसके बारे में प्रश्न पूछा जा सकता है। झारखंड का अन्य राज्यों के साथ क्या संबंध है उसके बारे में पूछा जा सकता है। यानी भारत के जो भी पड़ोसी देश हैं वहां पर जो घटनाक्रम घटित हो रहा है उसके बारे में आपसे जानकारी मांगी जा सकती है दोस्तों। जैसे हाल ही में अगर हम उदाहरण ले तो अभी हमारे यहाँ G20 का सम्मेलन जो है संपन्न हुआ, जैसा कि आपको मालूम है। हमारे लिए काफ़ी गौरव का विषय है कि G20 की मेजबानी करने का मौका हमें प्राप्त हुआ। अब इसमें जो है आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि G20 सम्मेलन में भारत के किस पड़ोसी देश को विशेष रूप से आमंत्रित किया गया था। हालांकि वो देश जो है आपका G20 का सदस्य नहीं है, लेकिन फिर भी उसको आमंत्रित किया गया था। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा बांग्लादेश। बांग्लादेश की जो प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना वाजिद, वो आई थी सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए, उनको विशेष रूप से आमंत्रित किया गया था, ठीक है ना। तो इस तरीके के प्रश्न यहाँ पर आपको पूछा जा सकता है, ठीक है। ये मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, हम इन सारे प्रश्नों की चर्चा करेंगे। पड़ोसी देशों के बारे में क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, इन सब सारी बातों के बारे में हम लोग गहन चर्चा करेंगे। दूसरा है समसामयिक विषय यानी करेंट अफेयर्स। जैसा कि आपको मालूम होगा समसामयिक विषय यानी कि करेंट अफेयर्स, शुरुआत में भी लिखा हुआ था, करेंट अफेयर्स से प्रश्न आपका रहेगा। इसके बाद है वैज्ञानिक प्रगति। वैज्ञानिक प्रगति बोले तो हाल के दिनों में क्या क्या विज्ञान से जुड़ी हुई घटनाएं घटित हुई है। आपको मालूम होगा, बहुत खुशी की बात है हमारे लिए गर्व की बात है कि हम दुनिया का पहला ऐसा देश बने हैं जिसने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग की है। आज तक कोई देश दोस्तों ये कारनामा नहीं कर पाया था, लेकिन हमने कर दिखाया। तो हमने कर दिखाया तो जाहिर सी बात है आपसे जो है इस तरीके के प्रश्न यहाँ पूछे जा सकते हैं। साथ में हमने अभी सूर्य के अध्ययन के लिए आदित्य L1 मिशन जो है लॉन्च किया है।
तो वो आदित्य L1 मिशन के बारे में आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं, ठीक है ना। तो जो भी वैज्ञानिक प्रगतियां हो रही हैं वो सब चीज़ों से यहाँ पर प्रश्न पूछा जा सकता है। स्पेस के क्षेत्र में प्रश्न पूछा जा सकता है, डिफेंस के क्षेत्र में कौन सा रॉकेट छोड़ा गया है, प्रक्षेपण किया गया है, इन सारी चीज़ों से यहाँ पे प्रश्न दोस्तों आ सकते हैं। इसके बाद है राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार। हाल के दिनों में कौन कौन से राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार दिए गए हैं महत्वपूर्ण, उनके बारे में प्रश्न आपसे आ सकता है। इसके अलावा उन पुरस्कारों की पृष्ठभूमि के बारे में भी आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि वो पुरस्कार कब शुरू किए गए, किसको किसको मिले हैं, भारत से जुड़े लोगों में किनको किनको वो पुरस्कार मिला है। जैसे नोबेल प्राइज के बारे में आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि पहले भारतीय व्यक्ति जिनको नोबेल पुरस्कार मिला, तो हमारे गुरु रविंद्रनाथ टैगोर, जिनको 1913 में साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था, वो यह पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले एशियाई व्यक्ति थे, ठीक है। तो इस तरीके के प्रश्न यहाँ पे रह सकते हैं, ट्रेडिशनल भी रह सकता है और करेंट अफेयर का भी प्रश्न यहाँ पे रह सकता है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों हमारा जो अगला है वो क्या है, भारतीय भाषाएं और लिपि। यानी कि जो भारतीय भाषाएं हैं, हमारा आपको मालूम होगा संविधान के हमारे 8वें अनुच्छेद में 22 भाषाओं को राष्ट्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है। उन 22 भाषाओं के बारे में आपको जानना होगा, उनकी पृष्ठभूमि के बारे में जानना होगा, साथ में वो किस लिपि में लिखी जाती है। जैसे हिंदी देवनागरी लिपि में लिखा जाता है, पंजाबी भाषा गुरुमुखी लिपि में लिखा जाता है। आप अगर अशोक के शिलालेख के बारे में जानते होंगे तो आपको उसमें मिला होगा कि अशोक के शिलालेख 4 लिपि में मिले हैं, ग्रीक अरमाइक लिपि, ब्राह्मी लिपि, ठीक है, तो ये प्राकृत लिपि। तो ये सारी लिपियां क्या होती हैं, भाषाएं क्या होती है, इसके बारे में आपसे प्रश्न यहाँ पर पूछे जा सकते हैं। साथ में पुस्तक प्राचीन काल की पुस्तकें, वर्तमान काल की पुस्तकें, इसकी तो कोई सीमा है नहीं दोस्तों। तो पुस्तक और लेखकों के बारे में भी आपसे प्रश्न आ सकता है। यहाँ पे आपका राजधानी और मुद्रा, यानी कि दुनिया के विभिन्न देशों की राजधानी और मुद्राओं के बारे में भी आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। और ये झारखंड एसएससी का फेवरेट टॉपिक रहा है दोस्तों। आप अगर पिछले प्रश्न पत्रों को देखेंगे तो आप पाएंगे कि यहाँ से काफ़ी ज़्यादा प्रश्न आए हैं, ठीक है। मतलब प्रश्न तो आया ही आया है, एक ना पूछ के 2-3 भी पूछ चुका है राजधानी और मुद्रा। तो दोस्तों यूएन के अनुसार अभी मेरे ख्याल से 192 या 192 सदस्य देश हैं। अब इतने देशों की राजधानी और मुद्रा तो याद करना बड़ा मुश्किल है, क्यों, है ना। तो ऐसे में हम क्या करेंगे कि जो वर्तमान में चर्चित जो यहाँ पे देश हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे कि उनकी राजधानी और मुद्रा क्या है, ताकि अगर यहाँ से प्रश्न आए तो हम उसको आसानी से हल कर ले जाएं, ठीक है। इसके बाद का जो हमारा अगला टॉपिक है दोस्तों वो है खेल खिलाड़ी में जो है आपसे करेंट अफेयर से भी प्रश्न आ सकता है और खेल खिलाड़ी में आपसे जो है ट्रेडिशनल प्रश्न भी पूछा जा सकता है। जैसे कोई कप जो है वो कप किस खेल से संबंधित है, किस खेल का कोई प्राचीन नाम है, क्या नाम है। अब जैसे दोस्तों आपको मालूम है कि नहीं, पूना, अभी हाल ही में एसएससी सीजीएल की परीक्षा में एक प्रश्न पूछा गया था कि पूना जो है किस खेल का प्राचीन नाम है। बताइए क्या मालूम है आपको, पूना किस खेल का जो है प्राचीन नाम है। तो दोस्तों एक बहुत ही लोकप्रिय खेल है जिसका नाम है बैडमिंटन। बैडमिंटन का जो प्राचीन नाम है वो है पूना। और ये प्रश्न दोस्तों हमारा अभी हाल ही में एसएससी सीजीएल में आया था। तो यहाँ पर भी, ये भी तो सीजीएल की ही परीक्षा है, तो आपका हो सकता है कि इस तरीके के प्रश्न आपसे यहाँ से पूछे जाएं। इसके बाद महत्वपूर्ण घटनाएं, हाल के दिनों में कौन कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं हुई हैं। अभी हाल ही में चुनाव हुआ डुमरी हमारा विधानसभा क्षेत्र में, जिसमें हमारी माननीय उत्पाद निषेध मंत्री बेबी देवी जो हैं विजयी हुई, ठीक है। तो इस तरीके के प्रश्न जो भी वर्तमान घटनाक्रम में घटित हो रहे हैं
उनके बारे में यहाँ पर आपसे प्रश्न जो है पूछा जा सकता है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों हमारा जो अगला है वो क्या है, सिलेबस में हमारा दिया हुआ वो है पंचायती राज, यानी झारखंड में जो पंचायती राज कानून लागू किया गया है उसके बारे में से प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि झारखंड में कितने स्तर का पंचायती राज है। 2001 के पंचायती राज झारखंड 2000 पंचायती राज अधिनियम 2001 के विभिन्न प्रावधान आपसे पूछे जा सकते हैं। साथ में झारखंड में पेशा एक्ट का भी प्रोविजन है, लेकिन अभी तक झारखंड में इसे लागू नहीं किया जा सका है। तो पेशा एक्ट को भी जो है यहाँ पर मिला के आपसे जनजातीय क्षेत्र में स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था के बारे में प्रश्न पूछा जा सकता है। ठीक है, इसके बाद हमारा सेक्शन है पंचवर्षीय योजना 5 ईयर प्लान। हालांकि अब ये तो बंद हो गया है, 1 जनवरी 2015 से पंचवर्षीय योजना लागू करने के लिए जो उत्तरदायी संस्था थी प्लानिंग कमीशन, इसको समाप्त कर दिया गया है और इसके जगह पर दोस्तों जो नया कमीशन लाया गया है उसका नाम क्या है, नीति आयोग। और पंचवर्षीय योजना जो हमारी लास्ट पंचवर्षीय योजना थी 12वीं पंचवर्षीय योजना, वो जो है आपका 31 मार्च 2017 को जो है वो समाप्त हो गई है। उसके बाद पंचवर्षीय योजनाओं को लागू नहीं किया गया है, बल्कि नीति आयोग द्वारा अलग एक्शन प्लान पर, जो कि एक छोटा है 3 साल का है, फिर 7 साल का है, फिर एक लॉन्ग है, तो वो उसके आधार पे जो है अभी योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है। लेकिन चूंकि हमारे यहाँ 12 पंचवर्षीय योजनाएं चलाई गई है, तो इन पंचवर्षीय योजनाओं से संबंधित प्रश्न कि किस पंचवर्षीय योजना में किन किन चीज़ों को लागू किया गया, कौन सा पंचवर्षीय योजना कौन मॉडल पर आधारित था, किस पंचवर्षीय योजना में किस चीज़ को लेके लक्ष्य को रख के काम किया गया था, ये सारे प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। साथ में आपका सामुदायिक विकास, बहुत छोटा सा टॉपिक है लेकिन इम्पॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। हमारे देश में पंचायती राज व्यवस्था 1959 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा लागू किया गया। लेकिन उसके पहले दोस्तों हमारे देश में लोगों को, जो मतलब जो निचले स्तर के लोग हैं, उनको किस प्रकार जो है कनेक्ट किया जा सके सरकार से, उसके लिए 1952 में एक सामुदायिक विकास का कंसेप्ट लाया गया था। ठीक है ना, तो उस कंसेप्ट के बारे में यहाँ पे कुछ आपको पढ़ना है। इसके बाद भारत का इतिहास, संस्कृति, भूगोल। भारत का क्या इतिहास रहा है, भारत की क्या संस्कृति रही है, भारत की क्या भूगोल है, इसके बारे में जो है आपको जानकारी होनी चाहिए। जैसे अभी आप देख रहे होंगे भारत के नाम को लेके विवाद चल रहा है, इंडिया या भारत। तो दोस्तों भारत के क्या क्या नाम रहे हैं, और भी बहुत सारे नाम हैं, हिंदुस्तान, भारत, इंडिया, जम्बूद्वीप। तो किस नाम का क्या इतिहास रहा है उसके बारे में जानकारी लेंगे। साथ में भारत का पूरा इतिहास, यानी कि प्राचीन काल, मध्यकाल, आधुनिक काल, इन सारी चीज़ों के बारे में यहाँ पे चर्चा की जाएगी। संस्कृति यानी कल्चर में आपका भारत में जो आर्ट है, आर्ट में हम लोग जो है चित्रकला देखेंगे, भारत में चित्रकला का क्या रहा है। उसके बाद नृत्य कला का क्या रहा है। जैसा कि आपको मालूम होगा कि भारत में 8 नृत्यों को जो है क्लासिकल डांस का दर्जा दिया गया है। ठीक है, क्लासिकल डांस का दर्जा दिया गया है। तो ये कौन कौन से नृत्य हैं, क्या इसमें झारखंड का भी कोई नृत्य शामिल है या नहीं है। ठीक है, नृत्य कला के बाद आपका इसमें स्थापत्य कला आ जाएगा, कौन कौन सी इमारतें कौन सी शैली में बनी हुई है, जैसे मंदिर निर्माण की नागर शैली, बेशर शैली, द्रविड़ शैली। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर हम लोग देखेंगे। भूगोल में हम लोग भारत का भूगोल में भारत के भूगोल के बारे में जानेंगे कि भारत का भूगोल किस प्रकार है, किस भारत में कितने राज्य हैं, क्या हैं, इन सारी चीज़ों पर हम क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। इसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक है दोस्तों सिलेबस में, वो है पर्यावरण। क्या है, पर्यावरण। तो पर्यावरण यानी इन्वायरमेंट में क्या क्या चीज़ें हो रही है भारत में। अभी देखा होगा आपने पिछले वर्ष जब हमने आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ मनाई, उस समय जो है भारत में 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर 75 वेटलैंड की घोषणा की गई। तो ये वेटलैंड क्या होते हैं दोस्तों, वेटलैंड क्या होते हैं, वेटलैंड के बारे में जानेंगे हम लोग।
जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र के बारे में हम लोग जानेंगे, ठीक है। स्वस्थाने, ये सब जितने भी टर्म हैं पर्यावरण से जुड़े हुए टर्म हैं, उन सारी चीज़ों के बारे में हम यहाँ चर्चा करेंगे, ठीक है। इन सीटू, एक्स सीटू, ठीक है, उसी को हिंदी में स्वस्थाने अस्वस्थाने कहा जाता है, इन सीटू एक्स सीटू। इसके बाद हमारा जो आर्थिक परिदृश्य है इसके बारे में चर्चा होगी कि वर्तमान में आर्थिक परिदृश्य कैसा है, पहले का हमारा आर्थिक परिदृश्य कैसा रहा है, ठीक है, ये सब चीज़ों की चर्चा होगी। स्वतंत्रता आंदोलन, स्वतंत्रता आंदोलन हमारा वो भारतीय इतिहास का ही टॉपिक है, लेकिन इसको अलग से दे दिया गया। भारतीय कृषि, कितने प्रकार की यहाँ कृषि का कितना जो है हमारा मौसम है आपको मालूम होगा, रबी है, खरीफ है, जायद है, इसके अलावा फसलों की विभिन्न प्रकारें हैं, तो इन सब चीज़ों के बारे में यहाँ पे चर्चा की जाएगी। इसके अलावा भारत के प्राकृतिक संसाधन की प्रमुख विशेषताएं, यानी कि भारत के जो नेचुरल रिसोर्सेस हैं। अब नेचुरल रिसोर्सेस में आपका सारे खनिज संसाधन आ जाएंगे, मानव संसाधन आ जाएगा, हर चीज़ तो प्राकृतिक संसाधन है दोस्तों, मानव भी एक प्राकृतिक संसाधन है, ठीक है, मानव भी प्रकृति के द्वारा जो है आया गया है। तो जितने भी प्राकृतिक संसाधन हैं उनकी क्या विशेषताएं हैं इसके बारे में चर्चा जो है होनी है। भारत का संविधान और राज्य व्यवस्था, यानी भारत का संविधान के बारे में चर्चा, संविधान में क्या क्या कौन कौन से महत्वपूर्ण आर्टिकल हैं, कौन कौन से संशोधन किए गए हैं। इसके अलावा हमारी जो राज्य व्यवस्था है, हमारी जो प्रणाली है, राज्य व्यवस्था है, वो कैसी है, इसके बारे में आपको जानना है, ठीक है। आपका अगला जो है दोस्तों वो है हमारे देश की राजनीतिक प्रणाली, यानी कि हमारे देश की जो राजनीतिक प्रणाली है, संसदीय प्रणाली है, वो किस प्रकार कार्य करती है राजनीतिक प्रणाली, उस प्रणाली के बारे में चर्चा करना है। और लास्ट में आपका है झारखंड राज्य की भौगोलिक स्थिति और राजनीतिक स्थिति, यानी झारखंड की सीमा किन किन राज्यों से लगती है, झारखंड जो है कितने डिग्री अक्षांश पे है, कितने डिग्री देशांतर पर है, झारखंड से कर्क रेखा है तो कितने जिलों से गुजरती है, ठीक है, झारखंड के कौन से जिले किस राज्य के साथ सीमा बनाते हैं, झारखंड के कौन कौन से पड़ोसी राज्यों के साथ विवाद है। जैसे कि आप ही हाल ही में सुना होगा कि बोकारो जिला में एक घाटी है जिसका नाम है मेवाती घाटी, अगर मैं श्योर नहीं हूँ यहाँ पे क्या नाम है, लेकिन नाम मेवाती घाटी ही था। तो मेवाती घाटी को लेके जो है क्षेत्र को लेकर बोकारो जिला और बंगाल का कौन सा जिला, पुरुलिया जिला, इसको लेकर विवाद हो गया था झारखंड और बंगाल सरकार को लेकर। तो ये विवाद के बारे में आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। हालांकि अगर हम लोग इतिहास में जाएं तो ये सारा क्षेत्र जो है एक ही था, बंगाल, बोकारो, पुरुलिया सारा क्षेत्र जो है तब एक ही क्षेत्र था, ये पंचायत क्षेत्र में आता था, ठीक है ना। लेकिन बाद में इन क्षेत्रों को बांट दिया गया, अलग अलग कर दिया गया अंग्रेजों द्वारा, कुछ बंगाल में दे दिए गए, कुछ बिहार में दे दिए गए, बाद में झारखंड में आ गया। तो ये इसमें यहाँ पे आपको दोस्तों इतनी सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। तो जाहिर सी बात है कि दोस्तों सिलेबस काफ़ी विशाल है और 30 अंकों के लिए इतना कुछ पढ़ना काफ़ी मुश्किल है। ऐसे में ज़रूरी है एक स्मार्ट स्ट्रैटेजी की, कि एक ऐसी स्ट्रैटेजी अपनाई जाए, ऐसी रणनीति अपनाई जाए कि हम लोग आसानी से ये हमारा जो ये सेक्शन है 30 नंबर का, इसमें हमारा लक्ष्य रहेगा 21 से 24 नंबर लाना। और ये लक्ष्य कैसे पूरा होगा ये मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। तो देखते हैं आगे क्या है। अब देखिए दोस्तों, अब ये जो पूरा पोर्शन है ना जीके जीएस का, इसको मैंने दो भागों में बांटा है, ठीक है। एक पोर्शन को मैंने बांटा है स्टैटिक जीके टॉपिक, यानी कि ये स्टैटिक जीके यानी वनडे एग्जाम के हिसाब से जो है आपका कुछ टॉपिक्स हैं, ये टॉपिक्स स्टैटिक जीके जिस पर ज़्यादा लोगों का ध्यान नहीं रहता है दोस्तों। तो ये स्टैटिक जीके टॉपिक और कोर जीके टॉपिक में मैंने सिलेबस को बांटा है। अब आप देखो, जैसे भारतीय भाषा लिपि, पंचवर्षीय योजना, सामुदायिक विकास, पंचायती राज, अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार। इसके बाद आपका देखिए यहाँ पे राष्ट्रीय पुरस्कार,
भारत की संस्कृति, भारत के पड़ोसी देश, भारत की कृषि, प्राकृतिक संसाधनों की विशेषताएं, पर्यावरण, ठीक है, भारतीय मुद्रा प्रणाली, भारतीय मुद्रा प्रणाली, विभिन्न देशों की मुद्रा, विभिन्न देशों की राजधानी, वैज्ञानिक प्रगति, खेल खिलाड़ी, पुस्तक व लेखक, ठीक है। तो ये सारा जो है आपका हमारा जो है क्या है, भारतीय राजनीतिक प्रणाली, ये सारे टॉपिक जो है हमारा कहाँ पे आ रहे हैं, ये सारे टॉपिक हमारे आ रहे हैं कोर जीके में, ठीक है। कहाँ पे आ रहे हैं, कोर जीके में, ठीक है, सॉरी स्टैटिक जीके में। ये सारे टॉपिक हमारे स्टैटिक जीके पोर्शन में आ रहे हैं। तो आप देख रहे हैं दोस्तों, कुल 18 टॉपिक कुल हमने चर्चा की थी। अगर मैं आपको थोड़ा सा पीछे ले जाऊं, ठीक है, मैं आपको अगर थोड़ा सा पीछे ले जाऊं तो हमने देखे कुल 24 टॉपिक्स आपको जो है पढ़ने हैं। 24 टॉपिक्स में मैंने आपको पूरे सिलेबस को क्या किया है, डिवाइड किया है, जो कि आपका दिया गया है, ठीक है। इन 24 टॉपिक्स में दोस्तों आपका, अगर मैं फिर आपको आगे ले चलता हूं, 24 टॉपिक्स में अगर हम देखें तो हमारा स्टैटिक जीके में कितने टॉपिक आ रहे हैं दोस्तों, 18 टॉपिक आपका जो है सिलेबस का वो स्टैटिक जीके में कवर हो रहा है, ठीक है। यानी कि आपका कोर जीके में कितना टॉपिक है, कोर जीके में आपका मात्र 6 टॉपिक हैं। मात्र 6 टॉपिक ऐसे हैं जो कि आपका कहां पे पढ़ने हैं, कोर जीके में पढ़ने हैं। क्या क्या पढ़ना है भाई, भारत का इतिहास, भारत का राज्य व्यवस्था, भारत का भूगोल, ठीक है, भारत का भूगोल। इसके बाद हमारा क्या है भाई, समसामयिक विषय, वो तो करेंट अफेयर, झारखंड का सामान्य ज्ञान और भारत का आर्थिक परिदृश्य। ये 6 टॉपिक्स जो है आपको कोर जीके में पढ़ने हैं, ठीक है। यानी कि आप तक आपको समझ में आ गया होगा कि आपको सिलेबस के किन पहलुओं पर ध्यान देने की जरूरत है। अब दोस्तों इसमें मैं एक चीज पर आपसे और चर्चा करूंगा, ठीक है, एक चीज पर मैं चर्चा आपसे और करूंगा, और वो चर्चा देखिए क्या है, वो चर्चा मैंने यहां पर विगत कुछ झारखंड में परीक्षाएं ली गई है। हालांकि झारखंड में परीक्षाएं थोड़ी कम होती है, ठीक है, लेकिन होती है, ठीक है। तो विगत कुछ परीक्षाएं हुई है, जिसमें एक है सीजीएल 2016, जिसकी प्रारंभिक परीक्षा हुई थी और उसके बाद प्रारंभिक परीक्षा का रिजल्ट आने के बाद उसको रद्द कर दिया गया था, और उसके बाद सीजीएल परीक्षा पे ऐसा ग्रहण लगा कि अभी 7 वर्षों से अधिक का समय हो चुका है, लेकिन सीजीएल परीक्षा नहीं हो पाई है, ठीक है। तो वो सब तो अलग बात है दोस्तों। लेकिन सीजीएल 2016 की परीक्षा, इसके अलावा राजस्व कर्मचारी की परीक्षा 2017 में, आईआरबी इंडियन आईआरबी सिपाही की परीक्षा जो है आपका 2017 में, और सचिवालय सहायक सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट 2015 की जो पीटी परीक्षा है, इसका मैंने कुछ प्रश्न जो है 30 प्रश्नों को बांटा है। कुल कितने प्रश्न पूछे जाते हैं दोस्तों जीके जीएस में, 30 प्रश्न। इस 30 प्रश्नों में मैंने कोशिश की है आपको दिखाने के लिए, बताने के लिए कि कौन से सेक्शन से कितना प्रश्न पूछा जा रहा है। ठीक है, देखिए सबसे पहले क्या है हमारा, भाषा और लिपि। भाषा और लिपि से अगर हम देखें एसएससी सीजीएल में, तो आपको कितने प्रश्न पूछे जा रहे हैं, 3 प्रश्न। 2015 की सचिवालय सहायक की पीटी परीक्षा में 1 प्रश्न, राजस्व कर्मचारी के एग्जाम में 3 प्रश्न, जबकि आईआरबी के एग्जाम में 4 प्रश्न। देख रहे हैं दोस्तों, भाषा लिपि कितना महत्वपूर्ण टॉपिक है। उसके बाद देखिए सीजीएल 16, राजधानी से 3 प्रश्न, देश राजधानी से 3 प्रश्न पूछे जा रहे हैं। सचिवालय सहायक 2015 की पीटी में 1 प्रश्न, राजस्व कर्मचारी में 1 भी प्रश्न नहीं पूछा गया, जबकि आईआरबी सिपाही में इस सेक्शन से 4 प्रश्न पूछे गए हैं। उसी तरह मुद्रा में अगर देखें तो सीजीएल में तो कुछ भी नहीं आया था, सचिवालय सहायक की पीटी परीक्षा में भी कुछ भी नहीं आया था, लेकिन राजस्व कर्मचारी की परीक्षा में और आईआरबी सिपाही की परीक्षा में
एक एक प्रश्न देश मुद्रा से भी पूछे गए थे। इसके अलावा पुस्तक लेखक से सचिवालय सहायक 2016 की परीक्षा में 3 प्रश्न, 2015 की परीक्षा में 1 प्रश्न, राजस्व कर्मचारी की परीक्षा में 2 प्रश्न और IRB सिपाही की परीक्षा में पुस्तक लेखक से 1 प्रश्न आपका आया था। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, ये रणनीति को आपके लिए काफी फायदेमंद साबित होगी। जब तक आपको सही दिशा नहीं मिलेगी कि आपको किन चीजों को पर ज्यादा फोकस करने की जरूरत है, आप परीक्षा में सफलता नहीं पा सकते हैं। ये जरूरी है कि आप उन चीजों पर अपना फोकस करें जहां पर से प्रश्न ज्यादा पूछे जा रहे हैं, ठीक है ना। इसके बाद देखिए, पंचवर्षीय योजना से लगभग हर परीक्षा में 1 प्रश्न आया है। पंचायती राज से 2 प्रश्न, 1 प्रश्न, 2 प्रश्न, 2 प्रश्न। खेल खिलाड़ी से 3 प्रश्न, यहाँ 1 प्रश्न, 1 प्रश्न, 1 प्रश्न। इसके बाद आपका पुरस्कार से 3 प्रश्न, 1 प्रश्न, 1 प्रश्न, ठीक है। इसके बाद आपका जो है सामुदायिक विकास से आप देखेंगे तो 1 प्रश्न आ रहा है, ठीक है ना यहाँ पर। इसके अलावा सामुदायिक विकास से कोई प्रश्न जो है आपका नहीं आया है, ठीक है। आगे देखते हैं, भारत की संस्कृति। भारत की संस्कृति से आपका 1 प्रश्न, 1 और 2 प्रश्न। भारत की कृषि से अभी तक कोई प्रश्न नहीं पूछा गया है इस सेक्शन से। राजनीतिक प्रणाली से 1 प्रश्न, यहाँ पे 1 प्रश्न। पर्यावरण से भी अभी तक कोई प्रश्न नहीं आया है, ठीक है। भारत का इतिहास, कोर जीके, जिसके लिए हमें काफी विस्तृत जानकारी करनी पड़ेगी, पढ़ना पड़ता है। प्राचीन भारत पढ़ो, फिर मिडाइवल मध्यकालीन भारत पढ़ो, फिर आधुनिक भारत पढ़ो, और इतना पढ़ने के बाद प्रश्न कितना आ रहा है भाई? 3, 5, 4, 3, ठीक है। भारत की राज्य व्यवस्था 5, 5, 2, 2। भारत का भूगोल 2, 1, 2, 1। आर्थिक परिदृश्य 1, 1। करंट अफेयर्स 7, 3, 2, 3, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और लास्ट में आपका झारखंड का समान झारखंड ज्ञान 7 प्रश्न, 5 प्रश्न, 3 प्रश्न, 3 प्रश्न। तो दोस्तों आप देखें, अगर हमारा ये जो मैंने एनालिसिस किया है स्टैटिक जीके और कोर जीके को बांटकर, तो अगर आप इसमें एक देखने की कोशिश करें तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। यहाँ से हमारा जो है कोर जीके वाला पोर्शन है, ठीक है। यहाँ से कोर जीके वाला पोर्शन है, इसके पहले जो है हमारा स्टैटिक जीके वाला पोर्शन है। अगर सचिवालय सहायक 2016 की परीक्षा को आधार बनाएं, जो कि बिल्कुल इसी पैटर्न पर हुआ था जिस पैटर्न पर अभी परीक्षा हमारी होने वाली है, तो उसमें अगर हम देखें तो 1, 1, 2, 2, 2 हो गया, 3, 5, 3, 8, 2, 10, 1, 11, 3, 14, 3, 17, 3, 23। 30 प्रश्नों में से आपका 23 प्रश्न दोस्तों जो है वो कहाँ से आ रहे हैं? स्टैटिक जीके से आ रहे हैं। यानी कि आपको किस विषय पर ध्यान देने की जरूरत है? स्टैटिक जीके पोर्शन, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप इन विषयों पर ध्यान दे देते हैं, और अगर मेरा जो अनुभव है अगर उसको मैं अपने अनुभव के आधार पर बताऊं, 30 में अगर आप 21 से 24 नंबर तक जीएस सेक्शन में ले आते हैं, बाकी सेक्शन में भी निर्भर करेगा कि आप कैसा प्रदर्शन करते हैं, तो फिर आपका रिजल्ट लाने से आपको कोई नहीं रोक सकता है, ठीक है। क्योंकि देखिए, जब तक आप एक उचित रणनीति नहीं बनाएंगे परीक्षा के लिए दोस्तों, सफलता नहीं मिलेगी। परीक्षा के लिए एक उचित रणनीति बहुत जरूरी है। जब तक आप एक स्मार्ट स्ट्रैटेजी, एक उचित रणनीति पर काम नहीं करेंगे, परीक्षा में सफलता मिलना नामुमकिन है, ठीक है। परीक्षा में सफल वही होते हैं जो स्मार्ट रणनीति पर काम करते हैं, एक सही तरीके से सारी चीजों को, अपनी तैयारियों को क्या करते हैं, अंजाम देते हैं। तो दोस्तों आज के सेशन से मुझे उम्मीद नहीं पूर्ण आशा है कि आपकी काफी सारी चीजें जो है क्लियर हुई होंगी, ठीक है।
कि किस दिशा में आपको अपनी तैयारी करनी है। अब जहाँ तक रहा ये जो हमारा झार पाठशाला का प्लेटफॉर्म है, इसके माध्यम से हम आपके लिए क्या करेंगे। तो दोस्तों परीक्षा में जहाँ तक अभी हमने आपको बताया कि 1 माह का समय है, तो अब से अगर कोई विशेष परिस्थिति नहीं हुई तो हर दिन मैं आपके सामने 1 घंटे के लिए लाइव आऊँगा और मेरी कोशिश रहेगी कि जो छुट्टी का दिन है रविवार, क्योंकि दोस्तों मैं जाहिर सा मैंने आपको बताया कि मैं एक सरकारी सेवक हूँ, तो थोड़ी मेरी प्रतिबद्धताएँ उधर भी है, तो इसी मेरी जो ज़्यादा प्रतिबद्धता है वहाँ है, और जो मेरी थोड़ा बहुत वहाँ से समय मुझे मिलता है तो मैं उसके कोशिश करूँगा कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें मैं प्रोवाइड अपने स्तर से करा सकूँ। तो इसमें जो मेरा रहेगा कि हम लोग जो भी समय है 1 माह 1.5 माह जो भी रहेगा, अगर तिथि कुछ समय बढ़ती है तो अच्छा है, कुछ और समय हमारे लिए मिल जाएगा। इन समय में जो है हम शुरुआती दौर में झारखंड में जितने भी मैंने ये सेक्शन बांटा है, इन सारे सेक्शंस में अलग अलग जो भी झारखंड एसएससी सीजीएल द्वारा जो भी परीक्षाएं ली गई है, उन परीक्षाओं के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को मैं डिस्कस करूंगा। जैसे पहले भारत के इतिहास से हम शुरुआत करेंगे, और भारत के इतिहास में झारखंड की जो अभी तक जितनी भी परीक्षाएं सीजीएल द्वारा ली गई है, चाहे वो सचिवालय सहायक की हो, राजस्व कर्मचारी की हो, दरोगा की हो, स्नातकोत्तर शिक्षक की हो, अभी हाल ही में जो है आपका लैब असिस्टेंट का एग्ज़ाम हुआ है, उसके बाद टीचर का एग्ज़ाम हुआ है, ठीक है। तो इन सारी परीक्षाओं में झारखंड के जितने भी इतिहास से शुरुआत में इतिहास से करूंगा, उसके बाद फिर पहले कोर जीके का सब्जेक्ट हम लोग खत्म करेंगे, क्योंकि कोर जीके पहले खत्म हो जाएगा, ज़्यादा प्रश्न तो उससे आते नहीं हैं। बाद में हमारा स्टैटिक जीके रहेगा, तो जब स्टैटिक जीके बाद में डिस्कस होगा तो चीज़ें आपके दिमाग में थोड़ी बनी रहेंगी, ज़्यादा अच्छी तरीके से आपके दिमाग में वो बैठी रहेंगी, क्योंकि ज़्यादा दिन हम उसको पढ़े हुए नहीं करेंगे, ठीक है ना। वो अभी तुरंत होता है ना, ताज़ा ताज़ा रहता है तो दिमाग में थोड़ा अच्छा से बैठा रहता है, ठीक है ना। तो वही चीज़ें हैं। तो शुरुआत में हम लोग कोर जीके के सारे टॉपिक्स को ख़त्म करेंगे, और ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ आपको क्वेश्चन का आंसर बताता चला जाऊंगा, जो भी प्रश्न आएगा उस प्रश्न से जितने ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न निकल कर आएंगे, मेरी मेरी कोशिश रहेगी कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा एक प्रश्न से ज़्यादा प्रश्न आपको निकाल के दे सकूं। मेरी कोशिश रहेगी कि मैं एक क्वेश्चन से आपको 10 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन से आपका 10 क्वेश्चन बनवा दूं, 10 क्वेश्चन उस क्वेश्चन से निकाल के दे दूं ऑप्शन से। ये मेरा पूरा प्रयास रहेगा दोस्तों, ठीक है। आप देखोगे जब हम लोग इतिहास अगली कक्षा में शुरू करेंगे तो हम लोग कैसे चीज़ों को देखेंगे। आप इतिहास में अगर कोई प्रश्न है, मान लो एक छोटा सा प्रश्न ले लेते हैं हम लोग इतिहास में कि गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कब शुरू किया था, ठीक है। प्रश्न आपके एग्जाम में आया हुआ है, डेट के साथ आया हुआ है। तो गांधी जी ने असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को शुरू किया था। तो हम लोग सिर्फ यही नहीं देखेंगे कि असहयोग आंदोलन गांधी जी ने कब शुरू किया, 1 अगस्त 1920 को शुरू किया। हम असहयोग आंदोलन से जुड़े हुए और सारे फैक्ट्स देखेंगे। सबसे पहले हम इस तिथि को देखेंगे 1 अगस्त 1920 को, और क्या हुआ था भाई। तो 1 अगस्त 1920 को ही दोस्तों बाल गंगाधर तिलक जी की मृत्यु हुई थी। बाल गंगाधर तिलक की क्या हुई थी, मृत्यु हुई थी। और इनकी मृत्यु के बाद इनकी अर्थी को कंधा देने के लिए गांधी जी, शौकत अली, हसरत मोहानी जैसे लोग जो है, इन लोगों ने इनकी अर्थी को कंधा दिया था। ये प्रश्न आपका एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है ना, कि बाल गंगाधर तिलक की अर्थी को निम्नलिखित में से किसने कंधा दिया था, तो गांधी जी ने कंधा दिया था, ठीक है। अब असहयोग आंदोलन लाया गया, तो असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव जो है कहां पर पहली बार रखा गया, कांग्रेस के किस अधिवेशन में रखा गया। तो सबसे पहले जो है कांग्रेस का सितंबर 1920 में एक विशेष अधिवेशन बुलाया जाता है कलकत्ता में, जिसकी अध्यक्षता जो है लाला लाजपत राय करते हैं। यहाँ पे जो है आपका कांग्रेस का जो है क्या रखा जाता है, कांग्रेस के मंच पर असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव रखा जाता है, लेकिन यहाँ पर बात बन नहीं पाती है।
इसके बाद जो कांग्रेस का रेगुलर अधिवेशन होता था हर वर्ष दिसंबर में 29, 30 और 31 दिसंबर को हर साल होता था, यही 3 दिन का चुनाव किया गया था। तो दिसंबर 1920 में नागपुर में अधिवेशन होता है, जिसकी अध्यक्षता विजय राघवचारी कर रहे हैं। विजय राघवचारी कर रहे हैं। तो विजय राघवचारी द्वारा जो ये अधिवेशन किया गया, इस अधिवेशन में दोस्तों जो है असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को कांग्रेस के मंच से मंजूरी मिलती है। तो आप देख रहे होंगे हमने एक प्रश्न से कितने सारे प्रश्न हल कर लिए, ठीक है ना। तो हमारा पैटर्न यही रहेगा दोस्तों, हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को पहले उठाएंगे और उस क्वेश्चन से जितने ज़्यादा प्रश्न बन सकते हैं बनाने की कोशिश करेंगे, आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे। शुरुआत हम लोग भारतीय इतिहास से करेंगे, उसके बाद भूगोल, फिर राज्य व्यवस्था जो कोर जीके का सब्जेक्ट है, आर्थिक परिदृश्य, ये सारी चीज़ों को ख़त्म करेंगे। उसके बाद हम लोग स्टैटिक जीके के पोर्शन पर आएंगे, ठीक है। उसके बाद अगर हमारा जल्दी हमारा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन खत्म हो जाता है तो हमारी कोशिश रहेगी कि संडे को हम लोग एक मैराथन सेशन करें, जिसमें हम लोग जो है एनसीईआरटी बेस्ड जो है क्वेश्चन एमसीक्यू को डिस्कस करें और उसके आधार पर भी जितने ज़्यादा से ज़्यादा हो सके प्रश्न करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों आशा है आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। तो अगर सेशन अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब जो है और शेयर तो आप कर ही सकते हैं। और दूसरी बात कि अगर आपको सेशन अच्छा लगा तो आप जुड़िए और जुड़कर हम लोग साथ में मिलकर इस परीक्षा की तैयारी को एक अंतिम रूप देते हैं, अंतिम वार करते हैं झाड़ पाठशाला के साथ, ठीक है। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। अगली कक्षा में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए सभी को नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जोहार।